हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जी के जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम जो है फीटर ट्रेड आपको करवा रहे हैं, जिसमें एसके झा की जो बुक है फीटर ट्रेड की, उसके क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, हीट ट्रीटमेंट, गेज, बीरिंग, जिग्स फिक्सचर्स, लुब्रिकेंट, कूलेंट एंड जी मेंटेनेंस जो है, इसके जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं हम आपको करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। आप हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। खालिस्तान सख्त करने की एक प्रक्रिया है जिसमें बाहरी परत को कार्बन की बढ़ती मात्रा से कठोर बनाया जाता है। तो ये है दोस्तों कार्बोराइजिंग। क्या है? कार्बोराइजिंग सख्त करने की एक प्रक्रिया है जिसमें बाहरी परत को कार्बन की बढ़ती मात्रा से कठोर बनाया जाता है। नरम इस्पात को उच्च कार्बन वाले इस्पात में परिवर्तित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? नरम इस्पात को उच्च कार्बन वाले इस्पात में परिवर्तित करने के लिए जो है दोस्तों कार्बोराइजिंग का उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टील में कठोरता बढ़ जाती है और भंगुरता का एक ताप उपचार संचालन द्वारा घट जाती है, जिसे खालिस्तान कहा जाता है। कहा जाता है टेम्परिंग। क्या कहा जाता है? टेम्परिंग कहा जाता है। तप्त लघुता किसकी घटना है? दोस्तों, तप्त लघुता जो है ये अलोह धातुओं का तापानुशीतन की घटना है। तप्त लघुता। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना इस्पात की सबसे कठिन संरचना है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोर्टेसाइट। मोर्टेसाइट जो है इस्पात की सबसे कठिन संरचना है। तापानुशीतन किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो दोस्तों तापानुशीतन जो है किस उद्देश्य से, एनीलिंग किसके लिए की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एनीलिंग के लिए। किस लिए की जाती है? कोमलता प्राप्त करने के लिए जो है तापानुशीतन एनीलिंग की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान सामान्यीकरण नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त शीतलन माध्यम है। तो ये है दोस्तों वायु। वायु जो है सामान्यीकरण नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त शीतलन माध्यम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइल्ड स्टील पर केस हार्डनिंग किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? माइल्ड स्टील पर केस हार्डनिंग जो है ये नाइट्राइडिंग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नाइट्राइडिंग के द्वारा किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य तौर पर उच्च गति वाले स्टील को सख्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों सामान्य तौर पर उच्च गति वाले स्टील को सख्त करने के लिए जो है तेल का उपयोग किया जाता है। किसका? तेल माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है। खालिस्तान आवरण कठोरीकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें बाहरी परत को कार्बन की बढ़ती मात्रा से कठोर बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्बन व्यापन। क्या है? कार्बन व्यापन जो है कठोरीकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें बाहरी परत को कार्बन की बढ़ती मात्रा से कठोर बनाया जाता है। निम्नलिखित ताप उपचार पद्धति में कौन सा आमतौर पर एक कठोरीकृत उपकरण के आंतरिक प्रतिबलों से राहत के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टेम्परिंग। टेम्परिंग जो है दोस्तों ताप उपचार पद्धति में आमतौर पर एक कठोरीकृत उपकरण के आंतरिक प्रतिबलों से राहत के लिए उपयोग किया जाता है, टेम्परिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का उपयोग किसी भट्टी में उच्चतम तापमानों को मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों पायरोमीटर का उपयोग दोस्तों उच्चतम तापमानों को मापने के लिए किया जाता है। रॉकवेल कठोरता परीक्षण एचआरसी विधि में इंडेंटर को खालिस्तान के प्रीलोड के साथ प्रीलोडेड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर बी। बी जो है 98.7 न्यूटन वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9.7 न्यूटन वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्टेसाइट का निर्माण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है समन प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? समन प्रक्रिया के द्वारा मार्टेसाइट का निर्माण किया जाता है। हीट ट्रीटमेंट के लिए कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों हीट ट्रीटमेंट के लिए जो कथन सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन? सी वाला। ऑप्शन नंबर सी जो है हीट ट्रीटमेंट के लिए सही कथन है। समन प्रक्रिया को समन की सीमाओं को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है, ये सही कथन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टील में तननशीलता उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया की जाती है? स्टील में तननशीलता उत्पन्न करने के लिए जो है दोस्तों तापानुशीतन। किसका? तापानुशीतन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्टील को जल्दी से कठोर करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है? तो स्टील को जल्दी से कठोर करने के लिए इंडक्शन हार्डनिंग का प्रयोग किया जाता है स्टील को जल्दी से कठोर करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप प्रशोधन प्रक्रिया जो केस हार्डेंड सतह प्राप्त करने के लिए एक धातु की सतह पर नाइट्रोजन असंगठित करती है उसे हम कहते हैं दोस्तों टेम्परिंग। क्या कहते हैं? टेम्परिंग। ताप प्रशोधन प्रक्रिया जो केस हार्डेंड सतह प्राप्त करने के लिए एक धातु की सतह पर नाइट्रोजन असंगठित करती है उसे हम टेम्परिंग कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्परिंग में क्या होता है दोस्तों? टेम्परिंग में जो है भंगुरता कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? भंगुरता कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है टेम्परिंग में। हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनेस निम्न में से कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 62 HRC। कितनी होती है? 62 HRC। किसी पार्ट्स को ऑक्सी एसिटिलीन टार्च के लौ द्वारा गर्म किया जाता है तथा साथ में पानी का फव्वारा देकर पार्ट्स को ठंडा करते हैं। यह प्रक्रिया किस विधि में अपनाई जाती है? तो यह है दोस्तों फ्लेम हार्डनिंग में। किस में अपनाई जाती है? फ्लेम हार्डनिंग में। ड्रिल की हार्डनिंग के लिए उसे गर्म करके तेल में किस अवस्था में क्वेचिंग की जाना चाहिए? ड्रिल की हार्डनिंग के लिए उसे गर्म करके तेल में किस अवस्था में क्वेचिंग की जानी चाहिए? तो ये हो जाएगा खड़ी अवस्था में। खड़ी अवस्था में क्वेचिंग की जानी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रक्रिया में स्टील के पार्ट को 730 डिग्री सेंटीग्रेड के थोड़ा ऊपर गर्म करने के पश्चात उसे उसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है? तो ये है अनिलिंग। अनिलिंग में ये विधि किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस उद्देश्य से स्टील की नॉर्मलाइजिंग की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है अंदरूनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग की जाती है स्टील की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रक्रिया का प्रयोग स्टील की टफनेस बढ़ाने तथा भंगुरता को कम करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों टेम्परिंग का उपयोग जो है स्टील की टफनेस बढ़ाने तथा भंगुरता को कम करने के लिए किया जाता है। केस हार्डनिंग की वह विधि जिसमें गर्म स्टील पर अमोनिया गैस छोड़ा जाता है कहलाता है? तो ये कहलाता है नाइट राइडिंग। क्या कहलाता है? नाइट राइडिंग कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस ताप पर हाई स्पीड स्टील को टेम्पर किया जाता है? तो दोस्तों 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हाई स्पीड स्टील को टेम्पर किया जाता है। स्टील की नाइट राइडिंग निम्न में से किस तापमान पर की जाती है? तो स्टील की नाइट राइडिंग जो है दोस्तों 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में स्टील को किस माध्यम में ठंडा किया जाता है? तो दोस्तों नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में स्टील को कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है। किस पर? कमरे के तापमान पर। केस हार्डनिंग के लिए सबसे पहले कार्बोराइजिंग की जाती है जिसका मतलब क्या होता है? सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विधि द्वारा माइल्ड स्टील के पार्ट की बाहरी सरफेस को हार्ड किया जाता है? तो केस हार्डनिंग के द्वारा जो है माइल्ड स्टील के पार्ट की बाहरी सरफेस को हार्ड किया जाता है। ऊष्मा उपचार की विधि अनिलिंग क्यों की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए ऊष्मा उपचार की विधि अनिलिंग की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य होता है स्टील के यांत्रिक गुणों को बदलना। क्या होता है? स्टील के यांत्रिक गुणों को बदलना। अपर क्रिटिकल तापमान लगभग होता है, तो ये होता है दोस्तों 800 डिग्री सेंटीग्रेड। लोअर क्रिटिकल तापमान से लेकर अपर क्रिटिकल के मध्य के तापमान को क्या कहते हैं? तो क्रिटिकल रेंज हम कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हीट ट्रीटमेंट विधि के लिए किस फर्नेस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हीट ट्रीटमेंट विधि के लिए जो हम फर्नेस का उपयोग करते हैं वो है मैनुअली कंट्रोल और वातावरण कंट्रोल दोनों का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टील के पार्ट को 723 डिग्री सेंटीग्रेड के थोड़ा ऊपर गर्म किया जाता है। कुछ देर इसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं अनिलिंग। क्या बोलते हैं? अनिलिंग इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं। किसी जॉब पर नॉर्मलाइजिंग प्रक्रम करने का उद्देश्य है? तो किसी जॉब पर नॉर्मलाइजिंग प्रक्रम करने का उद्देश्य होता है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यांत्रिक गुणों का विकास करना, कास्ट किए जॉब के कणों को समान तथा महीन बनाना, धातु की सामर्थ्य तथा कठोरता को बढ़ाना, उपरोक्त सभी की जाती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बोराइजिंग प्रक्रिया द्वारा निम्न में से किस अवयव को केस हार्ड किया जाता है? तो ये किया जाता है गियर को, कैम को, बीयरिंग को, सभी को केस हार्ड किया जाता है कार्बोराइजिंग प्रक्रिया के द्वारा। नाइट्राइडिंग की जाती है दोस्तों, ये की जाती है मैग्नीज स्टील की, क्रोमियम स्टील की, कार्बन की, सभी की नाइट्राइडिंग की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका गलनांक सबसे कम है? तो सबसे कम गलनांक होता है दोस्तों टीन का। किसका होता है? टीन का गलनांक सबसे कम होता है। कापर का 1083 होता है, सोने का 1060 होता है, चांदी का 950 होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊष्मीय उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है इस्पात के यांत्रिक गुणों में सुधार करना ऊष्मीय उपचार का मुख्य उद्देश्य है।
एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो एनीलिंग का उद्देश्य है स्टील को नरम करना, भंगुरता बढ़ाना, कठोरता बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्टील को नरम करना। क्या हो जाएगा? स्टील को नरम करना। हार्डनिंग के उद्देश्य है, तो ये है घिसाव प्रतिरोध के लिए उच्च कठोरता प्रदान करना, हार्डनिंग के उद्देश्य है, हार्डनिंग। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। भारी पार्ट, तो भारी पार्ट का हो जाएगा दोस्तों फ्लेम हार्डनिंग। भारी पार्ट का क्या हो जाएगा? भारी पार्ट का हो जाएगा फ्लेम हार्डनिंग। दूसरा है दोस्तों लो कार्बन स्टील की बाहरी सतह में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो ये हो जाएगा कार्बोराइजिंग। क्या हो जाएगा? ये हमारा कार्बोराइजिंग हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा? कार्बोराइजिंग। पार्ट को हार्ड करने के लिए उसे मफल फर्नेस के चैम्बर में रखकर गर्म करके अमोनिया गैस तब तक गुजारी जाती है जब तक पार्ट का तापमान 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच नहीं जाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है दोस्तों क्या? ये हो जाता है नाइट राइडिंग। क्या कहलाता है हमारा? ये नाइट राइडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट राइडिंग। तीसरे का हो जाएगा नाइट राइडिंग। बात करें चौथे की, इस प्रक्रिया में डिस्टॉर्शन नहीं होता है तथा पार्ट पर पपड़ी नहीं बनती है, तो ये प्रक्रिया हमारी जो कहलाती है इंडक्शन हार्डनिंग। क्या कहलाती है? इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस गैस का प्रयोग कार्बोराइजिंग के लिए नहीं किया जाता है? तो दोस्तों कार्बोराइजिंग के लिए किस गैस का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर एलपीजी गैस का प्रयोग। एलपीजी गैस का प्रयोग जो है कार्बोराइजिंग के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टील की नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया के दौरान नमूने को गर्म किया जाता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा स्टील की नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया के दौरान नमूने को गर्म किया जाता है उच्च क्रांतिक तापक्रम के ऊपर तथा अचल वायु में ठंडा करके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कास्टिंग के लिए उष्मा उपचार हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है दोस्तों नॉर्मलाइजिंग। क्या कहलाती है? नॉर्मलाइजिंग कहलाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीलिंग की प्रक्रिया के कारण कौन सी विशेषताएं कम हो जाती है? तो ये हो जाती है प्रतिबल एवं कठोरता जो है कम हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीलिंग में शीतलन खालिस्तान किया जाता है, दोस्तों एनीलिंग में शीतलन बहुत धीरे किया जाता है। टेम्परिंग का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों टेम्परिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो टेम्परिंग का उद्देश्य होता है दोस्तों क्या? आंतरिक तनाव को कम करना। टेम्परिंग का उद्देश्य क्या है? आंतरिक तनाव को कम करना। जिस बिंदु पर स्टील को गर्म करने में से परिवर्तन शुरू होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है निम्न क्रांतिक बिंदु। क्या कहा जाता है? निम्न क्रांतिक बिंदु। हार्डनिंग की प्रक्रिया करने में धातु पर हार्डनेस के गुण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ाया जाता है। क्या बोलता है? हार्डनेस बढ़ाया जाता है हार्डनिंग में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है स्टील के हार्ड पार्ट्स को मुलायम करने के लिए? तो ये की जाती है नाइट राइडिंग। नाइट राइडिंग का उपयोग किया जाता है स्टील के हार्ड पार्ट्स को मुलायम करने में। वह कौन सी विधि है जिसमें लो कार्बन स्टील की सतह पर गहराई में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है? तो वो है कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग वह विधि है जिसमें लो कार्बन स्टील की सतह पर गहराई में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विधि द्वारा स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाया जाता है? तो ये है दोस्तों नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में जो है स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइल्ड स्टील के पार्ट्स की सरफेस को घिसने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ये है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग जो है माइल्ड स्टील के पार्ट्स की सरफेस को घिसने से बचाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा टूल स्टील के पार्ट की सरफेस को हार्ड किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडक्शन हार्डनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? इंडक्शन हार्डनिंग के द्वारा। स्टील पीस एनीलिंग में क्या करना चाहिए? स्टील पीस एनीलिंग में क्या करना चाहिए? पीस को फर्नेस में ही ठंडा होने दे। क्या करना चाहिए? पीस को फर्नेस में ही ठंडा होने देना चाहिए। किसी हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग के बाद फिर से 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के तापमान पर गर्म करके ठंडा करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों कठोरता बढ़ती है और इसे सेकेंडरी हार्डनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी हार्डनिंग। स्टील की कार्बन प्रतिशतता का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर नहीं पड़ता है? तो दोस्तों ये नहीं पड़ता है लोअर क्रिटिकल पॉइंट पर। किस पर नहीं पड़ता है? लोअर क्रिटिकल पॉइंट पर नहीं पड़ता है स्टील की कार्बन प्रतिशतता का प्रभाव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए धातुओं का उष्मा उपचार किया जाता है? तो कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए धातुओं का उष्मा उपचार किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टील की इंटरनल स्ट्रक्चर को पुनः सुधारने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो नॉर्मलाइजिंग का उपयोग किया जाता है स्टील की इंटरनल स्ट्रक्चर को पुनः सुधारने के लिए। निम्न में से किस कारण से उष्मा उपचार करने में स्टील का पार्ट क्रैक हो जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसे बहुत तेजी से ब्राइन में ठंडा किया गया। इस उपचार करने से स्टील का पार्ट क्या हो जाता है? क्रैक हो जाता है।
निम्न में से किस स्टील को केस हार्डनिंग किया जा सकता है? तो ये किया जाता है लो कार्बन स्टील को। लो कार्बन स्टील को केस हार्डनिंग किया जा सकता है। निम्न में से किस विधि में स्टील को फर्नेस में ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है? तो ये है अनिलिंग। अनिलिंग विधि में जो है स्टील को फर्नेस में ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। हाई स्पीड स्टील का हार्डनिंग टेम्परेचर कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई स्पीड स्टील का हार्डनिंग टेम्परेचर जो होता है ये होता है 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। हार्डनिंग प्रोसेस में HSS को गर्म करने के पश्चात किस माध्यम में ठंडा किया जाता है? तो दोस्तों हार्डनिंग प्रोसेस में HSS को गर्म करने के पश्चात जो है तेल में ठंडा किया जाता है। किस में? तेल में ठंडा किया जाता है। टफ कोर तथा डक्टाइल स्किल होता है। दोस्तों टफ कोर तथा डक्टाइल स्किल जो होता है केस हार्डनिंग होता है। क्या होता है? केस हार्डनिंग होता है। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा स्केल फ्री सतह का निर्माण होता है? तो दोस्तों ये होता है इंडक्शन हार्डनिंग में स्केल फ्री सतह का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की दो विधि होती है? साइनाइडिंग तथा नाइट्राइडिंग। तो ये होती है केस हार्डनिंग की दो विधियाँ। किसकी विधियाँ होती है? केस हार्डनिंग की दो विधियाँ होती है, साइनाइडिंग तथा नाइट्राइडिंग। बिना एलॉय वाली स्टील का हार्डनिंग के पश्चात क्रैक किस कारण से होता है? तो ये होता है दोस्तों पंच को तुरंत क्विंच किया गया है। पंच को तुरंत क्विंच कर देंगे तो क्या होगा? बिना एलॉय वाली स्टील का हार्डनिंग के पश्चात क्रैक हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डनिंग करने के बाद धातु खालिस्तान तथा हार्ड हो जाती है। तो हार्डनिंग करने के बाद धातु ब्रिटल तथा हार्ड हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान होता है। तो हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान जो होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हार्ड की हुई स्टील के कंपोनेंट की टेम्परिंग करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? तो टेम्परिंग करने का उद्देश्य जो होता है टफनेस को बढ़ाना। क्या होना? टफनेस को बढ़ाना। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है? तो कार्बोराइजिंग के द्वारा। कार्बोराइजिंग के द्वारा जो है कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। किसी कंपोनेंट को टफ और डक्टाइल कोर और हार्ड बाहरी सरफेस के साथ बनाने को कहते हैं? तो ये कहते हैं केस हार्डनिंग। किस क्या बोलते हैं इसे? केस हार्डनिंग हम बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बीयरिंग का बाह्य रूप मजबूत करना हो तो कौन सी पद्धति अपनानी पड़ेगी? तो दोस्तों बीयरिंग का बाह्य रूप मजबूत करना हो तो हमें कार्बोराइजिंग अपनानी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? कार्बोराइजिंग अपनानी पड़ेगी। हाई स्टील में कार्बन की मात्रा होती है तो ये होती है दोस्तों 0.5 से 1.5%। निम्न में से कौन सा कंपाउंड लिक्विड कार्बोराइजिंग की बात में प्रयोग नहीं होता है? तो सोडियम सल्फेट जो है ये होता नहीं है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइनाइड और बेरियम क्लोराइड जो है ये होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस तापमान पर स्टील की आंतरिक बनावट में परिवर्तन आरंभ हो जाता है कहलाता है? ये कहलाता है लोअर क्रिटिकल तापमान। क्या कहलाता है? लोअर क्रिटिकल तापमान। हीटिंग किस पर निर्भर करता है? तो हीटिंग दोस्तों स्टील का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, आकार इन सभी पर निर्भर करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टील के पार्ट को निश्चित तापमान पर गर्म करके उसी तापमान पर रखना कहलाता है। तो ये कहलाता है सोकिंग। क्या कहलाता है? सोकिंग कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ड एलॉय के स्टील के 10 mm थिकनेस के लिए सोकिंग विधि है। तो ये है दोस्तों 10 मिनट। कितनी है? 10 मिनट। देखते हैं हाई एलॉय के लिए तो 10 मिनट है दोस्तों, और बात करें हम लोग लो कार्बन स्टील के लिए तो 5 मिनट रखा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर में थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर में थर्मोकपल जुड़ा होता है। तो ये जुड़ा होता है गैल्वेनोमीटर से। किससे? गैल्वेनोमीटर से। 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक या उससे ज़्यादा तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या ऑप्टिकल पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रम में धातु को ठोस अवस्था में ही गर्म ठंडा करके क्या होता है? इस प्रक्रम में धातु को ठोस अवस्था में ही गर्म ठंडा करके उनके अंदर वांछित गुणों का विकास किया जाता है। यह कथन निम्न में से किस प्रक्रम की ओर संकेत करता है? तो यह है उष्मा उपचार प्रक्रम। ठीक है, उष्मा उपचार प्रक्रम में धातुओं को ठोस अवस्था में ही गर्म ठंडा करके उनके अंदर वांछित गुणों का विकास किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन स्टील को खालिस्तान पर टेम्पर किया जाता है। तो ये किया जाता है 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केस हार्डनिंग में लो कार्बन स्टील को किस ताप पर गर्म किया जाता है? तो ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है लो कार्बन स्टील को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हार्डनिंग विधि से स्टील को तुरंत हार्ड किया जा सकता है? तो ये है इंडक्शन हार्डनिंग के द्वारा स्टील को तुरंत हार्ड किया जा सकता है। निम्न कार्बन इस्पात पर कठोर सतह प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि है? निम्न कार्बन इस्पात पर कठोर सतह प्राप्त करने के लिए कार्बोराइजिंग विधि का उपयोग किया जाता है।
कार्य की वजह से उत्पन्न आंतरिक दोष या तनाव को दूर करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो यह है सामान्यीकरण। किसके द्वारा? सामान्यीकरण। धातु को काटते समय अचानक लोड को प्रतिरोध करने की सामग्री के गुण को खालिस्तान कहते हैं। तो धातु को काटते समय अचानक लोड को प्रतिरोध करने की सामग्री के गुण को हम लोग टफनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? टफनेस हम कहते हैं। केस हार्डनिंग एक विधि है जिसमें खालिस्तान धातु की बाहरी सतह हार्ड होती है। तो ये हो जाएगा माइल्ड स्टील की। माइल्ड स्टील की धातु की बाहरी सतह हार्ड होती है केस हार्डनिंग की विधि में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस नाइट्राइडिंग में माइल्ड स्टील पार्टों को 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके खालिस्तान गैस को गर्म पार्ट में प्रवाह किया जाता है। तो ये किया जाता है अमोनिया गैस को। इंडक्शन हार्डनिंग में प्रयुक्त इंडक्शन कॉइल में निम्न में से किस धातु की बनी होती है? तो इंडक्शन कॉइल जो है किसकी बनी होती है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए, कॉइल तांबा धातु की बनी होती है। इंडक्शन हार्डनिंग में प्रयुक्त इंडक्शन कॉइल तांबा धातु की बनी होती है। किसकी? तांबा धातु की। नाइट्राइडिंग विधि में NH3 गैस गुजारी जाती है जब तापमान कितना होता है? 500 से 560 डिग्री सेंटीग्रेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसमें स्टील को इसके कार्बन मात्रा के आधार पर एक उपयुक्त तापमान पर गर्म और पर्याप्त समय के लिए रखा जाता है और फिर कमरे के तापमान पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है कहलाता है। ये कहलाता है एनीलिंग। क्या कहलाता है? एनीलिंग कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें स्टील को इसके कार्बन पदार्थ के आधार पर एक उपयुक्त तापमान पर गर्म और पर्याप्त समय के लिए रखा जाता है फिर भट्टी पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एनीलिंग। क्या कहलाता है? एनीलिंग कहलाता है। संरचना की एकरूपता हेतु सूक्ष्म कण के उत्पादन तथा यांत्रिक विशेषताओं के निखार में मदद करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसके कहा जाता है क्या? नॉर्मलाइजिंग। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग। एनीलिंग एक विधि है जिसमें स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है और उसे ठंडा किया जाता है। क्या होती? राख या रोत पर ढककर। क्या होता है? राख या रोत पर ढककर जो है एनीलिंग एक विधि है जिसमें स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है या ठंडा किया जाता है। हार्डनिंग करने के उपरांत धातु खालिस्तान हो जाती है। हार्डनिंग करने के बाद धातु जो है भंगुर हो जाती है। क्या हो जाती है? भंगुर हो जाती है हार्डनिंग करने के बाद। हार्डनिंग के बाद खालिस्तान होता है। तो हार्डनिंग के बाद होता है टेम्परिंग। क्या होता है? टेम्परिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु का तापीय कार्य किया जाता है पुनः क्रिस्टलीकरण ताप के ऊपर। धातुओं का तापीय कार्य पुनः क्रिस्टलीकरण ताप के ऊपर किया जाता है। निम्न में से किसके द्वारा फर्नेस का तापमान मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा फर्नेस का तापमान मापा जाता है। निम्न में से हार्डनिंग टेम्परेचर किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है दोस्तों कार्बन की मात्रा पर। निम्न में से किस कारणवश कास्ट आयरन का स्ट्रेस रिलीजिंग करना आवश्यक माना जाता है? तो ये है उसमें रेजिडुअल स्ट्रेसेस होते हैं। उसमें रेजिडुअल स्ट्रेसेस होते हैं, इस कारणवश कास्ट आयरन को स्ट्रेस रिलीजिंग करना आवश्यक माना जाता है। स्टील को हार्ड करने के पश्चात एक और ऊष्मा उपचार प्रक्रिया करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है टेम्परिंग। एनीलिंग का सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाने के लिए स्टील को किस अवस्था में ठंडा करना चाहिए? तो इसे ताप की सप्लाई का स्विच ऑफ करके फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा करना चाहिए। निम्न में से एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, मशीनिबिलिटी बढ़ाना। क्या? मशीनिबिलिटी को बढ़ाना एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। निम्न में से किसमें चुंबकीयता का गुण सर्वाधिक होता है? तो फेराइट में चुंबकता का गुण सर्वाधिक होता है। स्टील में टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलनेस कम करने वाला हीटिंग विधि कौन सी है? तो ये है टेम्परिंग। टेम्परिंग जो है स्टील में टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलनेस कम करने वाला हीटिंग विधि है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस उद्देश्य के लिए टूल स्टील की किसी खास तापमान पर गर्म करने के बाद क्वेंच करना जरूरी होता है? तो ये हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए टूल स्टील की किसी खास तापमान पर गर्म करने के बाद क्वेंच करना जरूरी होता है। निम्न में क्विचिंग माध्यम का उचित बढ़ता क्रम कौन सा है? तो ये है दोस्तों फोर्स्ड एयर तेल ब्राइन सॉल्यूशन। क्या है? फोर्स्ड एयर तेल ब्राइन सॉल्यूशन जो है क्विचिंग माध्यम का उचित बढ़ता क्रम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्पात में कार्बन की अधिक मात्रा मिला देने पर बढ़ जाती है। तो ये बढ़ जाती है कठोरता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्पात के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो मिलाया जाता है क्रोमियम। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? तो ये मृदु इस्पात में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है। जिस बिंदु पर कार्बन आयरन में पूरी तरह से घुल जाती है कहलाता है, ये कहलाता है अपर क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहलाता है? अपर क्रिटिकल पॉइंट।
कार्बन और लो स्टील के 10 mm थिकनेस के लिए सोकिंग अवधि है, तो लो स्टील के लिए कितनी होती है? 5 मिनट, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। और हाई एलॉय के लिए 10 मिनट। हर प्रकार की फर्नेसों को गर्म किया जाता है किसके द्वारा? गैस, तेल, बिजली, इन सभी के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाद प्रकार के फर्नेसों में प्रयोग किए जाने वाले मिश्रण होते हैं, तो ये होते हैं सोडियम साइनाइड, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये सभी जो होते हैं। साल्ट बाथ फर्नेस के लिए किस तापमापी का प्रयोग किया जाता है? साल्ट बाथ फर्नेस के लिए जो है दोस्तों कि किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर का। किसका? थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर का। इस्पात को कठोरता प्रदान करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो इस्पात को कठोरता प्रदान करने के लिए इस्पात में कम से कम 0.3% कार्बन की मात्रा होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस विधि द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी केस हार्ड किया जा सकता है जिन्हें भट्टी में गर्म करना संभव नहीं होता। इस कथन के द्वारा किस विधि को इंगित किया गया है? तो ये है दोस्तों फ्लेम हार्डनिंग विधि। फ्लेम हार्डनिंग विधि के बारे में बताया गया है। क्रैंक शाफ्ट में कौन सा हार्डनिंग प्रयोग किया जाता है? तो क्रैंक शाफ्ट में जो है केस हार्डनिंग प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया को केस हार्डनिंग कहते हैं? तो ये कहते हैं कार्बोराइजिंग को। कार्बोराइजिंग को केस हार्डनिंग कहते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ कार्बोराइजिंग के लिए प्रयोग नहीं किया जाता? तो दोस्तों कार्बोराइजिंग के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सोडियम। सोडियम जो है कार्बोराइजिंग के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। इंडक्शन हार्डनिंग खालिस्तान धातुओं के पार्ट्स के लिए उपयुक्त है, तो ये है दोस्तों 0.3% से 0.7% कार्बन स्टील। सेकेंडरी हार्डनिंग में स्टील की टफनेस बढ़ती है, इस विधि का दूसरा नाम क्या है? तो ये है टेम्परिंग। टेम्परिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टील में 0.8% कार्बन है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं दोस्तों 100% पियरलाइट। क्या बोलते हैं? 100% पियरलाइट। ये एक चैप्टर हमारा खत्म हो गया। कौन सा चैप्टर था दोस्तों हमारा? ये हमारा चैप्टर जो था ये था हीट ट्रीटमेंट। ये हमारा खत्म हो गया। अब दूसरा चैप्टर जो है हम देखेंगे वो है क्या? दूसरा चैप्टर हमारा हो गया गॉज। गॉज के बारे में हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। स्लिप गेज के अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों 32 mm × 9 mm। स्लिप गेज के अनुप्रस्थ काट का आकार कितना होता है? 32 mm × 9 mm। गो और नो गो गेज का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य इसे खालिस्तान के रूप में उपयोग करना है, तो लिमिट गेज के रूप में उपयोग करना है गो और नो गो गेज का उपयोग। ठीक है, इसका उद्देश्य। फिल्डर गेज का उपयोग खालिस्तान किया जाता है, तो दोस्तों संयुग्मी भागों के बीच के रिक्त स्थान की जांच करने के लिए फिल्डर गेज का उपयोग किया जाता है। फिल्डर गेज ब्लेड की मानक लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 100 mm। कितनी होती है? 100 mm होती है फिल्डर गेज ब्लेड की मानक लंबाई। स्लिप गेज के मापने वाले अग्रभाग द्वारा समाप्त हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं लैपिंग। लैपिंग स्लिप गेज के मापने वाले अग्रभाग द्वारा समाप्त हो जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तार के व्यास की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है वायर गेज का उपयोग। प्लेन रिंग वाले गेज का उपयोग खालिस्तान की जांच करने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों प्लेन रिंग वाले गेज का उपयोग किसकी जांच करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए वर्क पीस के बाह्य व्यास की जांच करने के लिए। प्लेन रिंग वाले गेज का उपयोग जो है वर्क पीस के बाह्य व्यास की जांच करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक गो गेज का उपयोग है? गो गेज का उपयोग क्या है दोस्तों? छेद के आकार की जांच करने के लिए गो गेज का उपयोग किया जाता है। वर्नियर हाइट गेज की परिशुद्धता कितनी होती है? वर्नियर हाइट गेज की परिशुद्धता जो होती है 0.02 mm होती है। वर्नियर मास्टर ऊंचाई गेज का उपयोग खालिस्तान को मापने के लिए किया जाता है, तो केंद्रीकरण को मापने के लिए वर्नियर मास्टर ऊंचाई गेज का उपयोग किया जाता है। वर्नियर गहराई वाले गेज की न्यूनतम गणना कितनी है? तो दोस्तों वर्नियर गहराई वाले गेज की न्यूनतम गणना जो होती है 0.2 mm होती है। गो और नो गो गेज किस प्रकार के हैं? तो गो और नो गो गेज जो है ये सीमित गेज है। कौन से गेज है? सीमित गेज है। छेद के व्यास की जांच करने के लिए किस मापी का उपयोग किया जाता है? तो छेद के व्यास की जांच करने के लिए बोर मापी का उपयोग किया जाता है। दो मशीन के हिस्सों के बीच के अंतराल का मापन खालिस्तान द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों दो मशीनों के हिस्से के बीच के अंतराल का मापन जो है किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है फिल्डर गेज के द्वारा। किसके द्वारा? फिल्डर गेज के द्वारा दो मशीनों के बीच के गैप का स्थान मापा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खराद उपकरण को कार्य के साथ संरेखित करने के लिए किया जाता है? तो यह है दोस्तों केंद्र गेज। केंद्र गेज का उपयोग जो है खराद उपकरण को कार्य के साथ संरेखित करने के लिए किया जाता है।
वर्नियर ऊंचाई मापी की त्रुटि की जांच के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों किया जाता है सर्पी मापी का। सर्पी मापी का उपयोग जो है वर्नियर ऊंचाई मापी की त्रुटि की जांच के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानक रेखा मापन टूल है? तो मानक रेखा मापन टूल जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मापन टेप। मापन टेप जो होता है ये एक मानक रेखा मापन टूल है, मापन टेप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्नैप गेज खालिस्तान होती है, तो ये होती है दोस्तों आकार का, ये होता है स्नैप गेज, अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है, सी अक्षर के आकार का होता है एक स्नैप गेज। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्फी गेज की ऊंचाई और खालिस्तान के बीच के कोण को मापने के लिए साइन बार का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों साइन बार की लंबाई के बीच के कोण को मापने के लिए साइन बार का उपयोग किया जाता है, सर्फी गेज की ऊंचाई और साइन बार की लंबाई के बीच के कोण को मापने के लिए। बेलनाकार रिंग गेज मापने के लिए कौन सा गेज सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बेलनाकार रिंग गेज मापने के लिए सबसे सर्वाधिक गेज जो उपयुक्त है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, वायु चालित तुलनित्र। वायु चालित तुलनित्र जो है ये बेलनाकार रिंग गेज मापने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गेज है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नियर हाइट गेज के किस हिस्से पर मुख्य स्केल डिवीजन अंशांकित होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों बीम पर। किस पर होते हैं? बीम पर होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नियर हाइट गेज की किसी स्थिति में स्क्राइबर बेस के सामान्य स्तर पर होती है। वर्नियर हाइट के गेज की किसी स्थिति में स्क्राइबर बेस के सामान्य स्तर पर होती है, तो ये होती है वेन वर्नियर स्केल रीड्स 0। जब वर्नियर स्केल शून्य पड़ता है तब जब वर्नियर हाइट गेज स्क्राइबर के समान स्तर पर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग माइक्रोमीटर, साइन बार और कैलिपर्स को कैलिब्रेट करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है स्लीप गेज का उपयोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया द्वारा स्लिप गेजों को एक साथ जोड़ा जाता है? तो ये दो जोड़ा जाता है रिंगिंग के द्वारा। किसके द्वारा? रिंगिंग के द्वारा। फिसलन स्लिप गेज का मापन मुख्य खालिस्तान द्वारा परिष्कृत होता है, तो ये होता है लैपिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लैपिंग के द्वारा। संयोजन खालिस्तान संयोजन समूह का एक भाग नहीं है, तो दोस्तों सर्पी गेज जो है संयोजन समूह का एक भाग नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेंडर बोर के व्यास को मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है अंतः सर्पी गेज का उपयोग। किसका? अंतः सर्पी गेज का उपयोग सिलेंडर बोर के व्यास को मापने के लिए किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य कार्यशाला के अनुप्रयोग के लिए सरपन की श्रेणी क्या है? तो दोस्तों ये है श्रेणी 2। श्रेणी 2 जो है सामान्य कार्यशाला के अनुप्रयोग के लिए सरपन की श्रेणी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों वायर गेज का प्रयोग, इसका प्रयोग तार के व्यास के मापन के लिए किया जाता है। वायर गेज का प्रयोग। डायल गेज का प्रयोग खालिस्तान नहीं किया जाता है। दोस्तों डायल गेज का प्रयोग जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। क्या? बेलनाकार बार और रॉड के केंद्र का पता लगाने के लिए डायल गेज का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्नियर ऊंचाई प्रमापी में पैमाना विभाजन खालिस्तान पर अंकित होता है, तो ये होता है बीम पर। किस पे अंकित होता है? बीम पर अंकित होता है। बाह्य टेपर को खालिस्तान द्वारा मापा जा सकता है, तो बाह्य टेपर को जो है टेपर रिंग गेज के द्वारा मापा जा सकता है। ब्लाइंड होल के स्टेप गहराई का मापन खालिस्तान का प्रयोग करके किया जाता है। दोस्तों ब्लाइंड होल के स्टेप गहराई का मापन जो है ये वर्नियर गहराई प्रमापी के प्रयोग करके किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रति इंच चूड़ी की खालिस्तान जांच के लिए क्या होता है? प्रति इंच चूड़ी की थ्रेड की खालिस्तान जांच के लिए तो ये होता है स्क्रू प्रिज गेज के द्वारा जांच की जाती है। किसकी? प्रति इंच चूड़ी की। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलर गेज का उपयोग खालिस्तान जांच करने के लिए किया जाता है, तो ये मिलान भागों के बीच अंतर में अंतर को जांच करने के लिए किया जाता है फिलर गेज का उपयोग। कौन सा गेज या तो सिंगल या डबल एंडेड है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल या डबल एंडेड है, ये है अपना ऑप्शन नंबर बी प्लग गेज। प्लग गेज जो होता है सिंगल या डबल एंडेड होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संयुग्मी हिस्सा के बीच गैप या क्लियरेंस खालिस्तान को द्वारा मापा जाता है, तो दोस्तों दो संयुग्मी हिस्सा मेटिंग पार्ट्स के बीच गैप या क्लियरेंस जो है ये किसके द्वारा? फिलर गेज के द्वारा मापा जाता है। अधिक गहराई पर माप लेने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अधिक गहराई पर माप लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों टेलीस्कोपिक गेज का। किसका? टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग किया जाता है अधिक गहराई पर माप लेने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लिप गेज का प्रयोग करने से पहले उसे साफ करना चाहिए।
तो दोस्तों स्लिप गेज का प्रयोग करने से पहले उसे लिनन कपड़ा से या चेमाइंस लेदर से साफ करना चाहिए, ए और बी दोनों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा स्नेप गेज का आकार होता है। दोस्तों सीमा स्नेप गेज का आकार यू आकार होता है। क्या होता है? यू आकार होता है सीमा स्नेप गेज का आकार। गेज का कार्य क्या है दोस्तों? ये होता है जांच करना। गेज का कार्य होता है जांचना, ना कि मापना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लग गेज जिसके दोनों साइड गो और नो गो एक ही सिरे पर होते हैं वह होता है, ये होता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। क्या होता है? प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है जिसमें गो और नो गो एक ही सिरे पर होते हैं। नो गो सिरा कार्यखंड में प्रवेश खालिस्तान है। तो दोस्तों नो गो सिरा कार्यखंड में प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीआईएस के द्वारा स्लिप गेजों का विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है, उसमें निम्न संख्या में गेज के पीस होते हैं। तो ये होते हैं 112। कितने होते हैं? 112। शुद्धता सबसे अधिक होती है, किसकी होती है? इंस्पेक्शन गेज की शुद्धता सबसे अधिक होती है। रेडियस गेज के द्वारा कौन सी रेडियस चेक की जा सकती है? तो दोस्तों रेडियस गेज के द्वारा जो है ये उत्तल रेडियस और अवतल रेडियस ये दोनों ही जो है ये चेक की जा सकती है रेडियस गेज के द्वारा। मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस ज्ञात करने के लिए जो है फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। किसका? फिलर गेज का। सेंटर गेज के पत्ती में कितना का कोण होता है? सेंटर गेज के पत्ती में जो कोण होता है कितना? 60 डिग्री, 55 डिग्री, 47.5 ये सभी होते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गेज का प्रयोग खराद में किया जाता है? तो सेंटर गेज का प्रयोग जो है खराद में किया जाता है। गेज बना होता है। दोस्तों गेज बना होता है, तो गेज किससे बना होता है दोस्तों? तो गेज जो बना होता है ये बना होता है एलॉय स्टील का। किसका बना होता है? एलॉय स्टील का बना होता है गेज। चूड़ी की माप ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो ये चूड़ी पिच गेज का प्रयोग किया जाता है चूड़ी की माप ज्ञात करने के लिए। टेपर गेज का टेपर होता है, ये होता है दोस्तों 0.3 mm से 4 mm। फिलर गेज की पत्तियां बनी होती है, ये बनी होती है कार्बन स्टील की। फिलर गेज की पत्तियां कार्बन स्टील की बनी होती है। निम्न में से किस में रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है प्लेन रिंग में, टेपर रिंग में, थ्रेड रिंग में, सभी में जो है रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। बीआईएस के अनुसार निम्न में से कौन सा स्लीप गेज की सूक्ष्मता का ग्रेड है? तो ये है ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ये सभी जो है स्लिप गेज की सूक्ष्मता का ग्रेड है। फिलर गेज किसकी इकाई में मापता है? दोस्तों ये मापता है इंच में भी मापता है, mm में भी, ए और बी दोनों। निम्न में से किस कार्य के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों मेटिंग पार्ट्स के बीच गैप चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या चेक करने के लिए प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों सिलेंड्रिकल पार्ट्स के बाहरी व्यास को चेक करने के लिए प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस कार्य के लिए थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं बाहरी थ्रेड्स को चेक करने के लिए थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफरेंस गेज की परिशुद्धता होती है। तो दोस्तों रेफरेंस रेंज की जो परिशुद्धता होती है ये होती है 0.0001 mm। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा स्नेप का गेज का आकार क्या होता है? तो यू आकार का होता है। क्या होता है? यू आकार का। स्लिप गेजों की हार्डनेस होनी चाहिए तो होनी चाहिए 63 HRC से अधिक। फिलर गेज का प्रयोग क्या किया जाता है? सपाट की सतह की जांच करने के लिए फिलर गेज का उपयोग करते हैं। प्लेग गेज का क्या उपयोग है? दोस्तों प्लेग गेज का जो उपयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है छिद्र का व्यास मापने के लिए। किसके लिए? छिद्र का व्यास मापने के लिए जो है प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रेड रिंग गेज का क्या उपयोग है? थ्रेड रिंग का गेज का उपयोग जो है दोस्तों बाहरी सूत्र थ्रेड की जांच करने के लिए थ्रेड रिंग गेज का उपयोग हम करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शीट मेटल की मोटाई को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों शीट मेटल की मोटाई को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है वायर गेज के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फिलर गेज खालिस्तान जांचने हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो निकासी क्लियरेंस नापने जांचने हेतु फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। मास प्रोडक्शंस में जॉब का निरीक्षण खालिस्तान के द्वारा होता है। तो मास प्रोडक्शन में जॉब का निरीक्षण जो है ये गेज के द्वारा होता है। किसके द्वारा? गेज के द्वारा होता है। वायर गेज का क्या उपयोग है? तो वायर गेज का उपयोग सीट की मोटाई मापने के लिए वायर गेज का उपयोग हम करते हैं। बेवेल गेज से चेक होते हैं। बेवेल गेज से दोस्तों रेडियस, कोण और फ्लैटनेस ये सभी को चेक किया जा सकता है।
टेलीस्कोप गेज का एक खालिस्तान मापी औजार है। तो दोस्तों टेलीस्कोप गेज जो है, टेलीस्कोप गेज का एक खालिस्तान मापी औजार है। तो ये है दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, टेलीस्कोप गेज एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। कौन सा, बी वाला अप्रत्यक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेड 2 स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं, ये करते हैं वर्कशॉप में कारीगरों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ग्रेड 2 स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं कौन, कारीगर, वर्कशॉप में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्पर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों टेम्पर रिंग गेज का प्रयोग जो किया जाता है अंदरूनी चूड़ियों के लिए टेम्पर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। प्लेन रिंग गेज में गो और नो गो सिरे की पहचान खालिस्तान से की जाती है। तो दोस्तों गो सिरा लंबाई में छोटा होता है। क्या होता है, गो सिरा लंबाई में छोटा होता है। वायर गेज से चेक किया जाता है, वायर गेज से वायर का व्यास व सीट की मोटाई चेक की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नैप गेज से क्या तात्पर्य है, तो स्नैप गेज जो होता है, गेज लंबाई मापते हैं, गेज चौड़ाई मोटाई दोनों मापते हैं, गेज बाहरी व्यास, ये सभी चीज़ क्या करता है, स्नैप गेज मापता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गेजों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की माप ली जा सकती है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी थ्रेड की पिच की माप, किसी छिद्र का व्यास, किसी छिद्र की चौड़ाई, ये सभी जो है गेजों के द्वारा माप ली जा सकती है। गेज का साइज बढ़ने पर सीट या तार की वास्तविक खालिस्तान घटती है, तो वास्तविक लंबाई क्या होती है, घटती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गेज का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अत्यधिक उत्पादन के लिए गेज का प्रयोग हम करते हैं। स्लिप गेज किस धातु के बने होते हैं, तो स्लिप गेज जो है दोस्तों ये बने होते हैं क्रोमियम स्टील के। किसके, क्रोमियम स्टील के। प्लग गेज की गो साइड का व्यास बराबर होगा, तो दोस्तों प्लग गेज की गो साइड का व्यास होता है होल का कम से कम साइज, होल का कम से कम साइज होता है प्लग गेज की गो साइड का व्यास। स्लिप गेज कई ग्रेड में होते हैं, इन्फेक्शन कार्यों के लिए निम्न ग्रेड प्रयोग होगा, तो दोस्तों ये होगा ग्रेड 0। ग्रेड 0 का उपयोग किया जाता है इन्फेक्शन कार्यों के लिए। अंत परिवर्तनीयता अर्थात खराब होने पर बदलता निम्न में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है, तो ये गेज के द्वारा। फिक्स्ड टाइप स्नैप गेज निम्न प्रकार का होता है, तो दोस्तों ये होता है गो तथा नो गो एक ही ओर होते हैं। क्या होते हैं, गो तथा नो गो एक ही ओर होते हैं, ये फिक्स्ड टाइप स्नैप गेज होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लिप गेजों को आपस में जोड़कर सही साइज प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, तो ये हो जाएगा रिंगिंग। क्या होता है, स्लिप गेजों में आपस में जोड़कर सही साइज प्राप्त करने के लिए रिंगिंग प्रक्रिया का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। किसी जॉब पर बने उत्तल या अवतल रेडियस को चेक करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है रेडियस गेज का। किसका, रेडियस गेज का। एक गेज में कई फ्लैट ब्लेड होते हैं जिन पर विभिन्न पिच कटे रहते हैं, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर ए, स्क्रू पिच गेज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रू पिच गेज कहते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज़ द करेक्ट आंसर। तार की मोटाई ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है वायर गेज का प्रयोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गेज को कंट्रोल गेज भी कहते हैं, तो मास्टर गेज को जो है कंट्रोल गेज भी कहते हैं। स्लीप गेज को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जॉनसन गेज के नाम से जाना जाता है स्लीप गेज को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गेज उत्पादन दर को बढ़ाता है, क्या करता है, उत्पादन दर को बढ़ाता है गेज। क्या बोलता है, उत्पादन दर को बढ़ाता है गेज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रिल को ग्राउंड करते समय उसका पॉइंट एंगल क्या होता है, ड्रिल को ग्राउंड करते समय उसका पॉइंट एंगल जो होता है 118 डिग्री होता है। कितना होता है, 118 डिग्री होता है ड्रिल को पॉइंट करते समय। किस गेज की सहायता से किसी जॉब का मेल अथवा फीमेल बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है प्रोफाइल गेज के द्वारा। किसके द्वारा, प्रोफाइल गेज के द्वारा। जॉनसन गेज कहा जाता है, दोस्तों जॉनसन गेज जो है स्लीप गेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, स्लीप गेज को जो है जॉनसन गेज कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गेज ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है, दोस्तों गेज ब्लॉक का दूसरा नाम जो होता है ये होता है ऑप्शन नंबर सी, स्लीप गेज। स्लीप गेज जो है गेज ब्लॉक का दूसरा नाम है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्कशॉप गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे, तो हम करेंगे इंस्पेक्शन गेज का प्रयोग करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता निम्न में से क्या होती है, तो ये होती है तो 0.01 mm। क्या होती है, 0.01 mm। इन्फेक्शन गेज की परिशुद्धता होती है, दोस्तों इन्फेक्शन गेज की परिशुद्धता जो होती है 0.001 mm होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मास्टर गेज की परिशुद्धता निम्न में से क्या होती है? तो मास्टर गेज की परिशुद्धता तो होती है 0.0001 mm होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंदरूनी आकार को मापने व चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग किया जाता है। किसका? टेलीस्कोपिक गेज का। निम्न में से किस कार्य के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये सही सेंटर हाइट पर लेथ टूल को सेट करने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। खराद के थ्रेडिंग टूल को 60 डिग्री कोण को परिशुद्धता में चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों खराद के थ्रेडिंग टूल को 60 डिग्री कोण को परिशुद्धता में चेक करने के लिए जो है ये सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य के साथ लेथ टूल को अलाइन करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो थ्रेड गेज का उपयोग हम करते हैं। किसका? थ्रेड गेज का। निम्न में से किस कार्य के लिए टेपर रिंग गेज का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों टेपर रिंग गेज का प्रयोग जो करते हैं हम किसके लिए करते हैं? बाहरी टेपर को चेक करने के लिए। किसको? बाहरी टेपर को चेक करने के लिए। किस गेज का प्रयोग अंदरूनी बड़े व्यास को चेक करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गेज का उपयोग करने से कार्यक्षमता प्रभावित होती है। क्या होती है? होती है, हाँ होती है। गेज का प्रयोग करने से कार्यक्षमता प्रभावित होता है। क्रम सही है, तो क्रम जो होगा वर्कशॉप गेज, इन्फेक्शन गेज और रेफरेंस गेज, ये जो क्रम है वो सही क्रम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्कशॉप में साधारण कार्य के लिए किस ग्रेड की स्लिप गेज प्रयोग में लाई जाती है? तो ग्रेड टू की स्लिप गेज प्रयोग में लाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेड 1 की स्लिप गेजें प्रयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों ग्रेड 1 की स्लिप गेजें जो है प्रयोग में कहाँ लाई जाती है? मास्टर गेज सेट द्वारा। किसके द्वारा? मास्टर गेज सेट द्वारा जो है ग्रेड 1 की स्लिप गेजें प्रयोग में लाई जाती है। HWG का प्रयोग इसकी माप के लिए किया जाता है। तो दोस्तों वायर की पत्थर की मोटाई के लिए HWG का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिंग गेज का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। रिंग गेज का प्रयोग शाफ्टों अथवा स्टडों के व्यास की जांच करने के लिए रिंग गेज का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नैप गेज का क्या उपयोग है? स्नैप गेज का है सॉफ्ट का व्यास मापने के लिए स्नैप गेज का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेपर प्लग गेज किसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है? तो टेपर प्लग गेज जो है टेपर छिद्र जांचने हेतु प्रयोग किया जाता है। फिलर गेज जैसे साधारण उपकरण की मदद से किसका मापन किया जाता है? तो ये किया जाता है अंतराल की चौड़ाई का। किसका? अंतराल की चौड़ाई का। मानक फिलर गेज द्वारा मापित न्यूनतम स्थूलता क्या होती है? ये होती है 0.03 mm। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेड टूल को वर्कपीस के साथ अलाइन किया जाता है स्क्रू पीच गेज के द्वारा। किसके द्वारा? स्क्रू पीच गेज के द्वारा। ग्रेड 00 स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है अन्य ग्रेड के स्लिप गेज की शुद्धता जांचने के लिए। लिमिट प्लग गेज का गो सिरा खालिस्तान होता है। तो लिमिट प्लेट्स गेज का गो सिरा जो होता है ये होता है लंबाई से बड़ा होता है। क्या होता है? लंबाई से बड़ा होता है। टेपर प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों टेपर प्लग गेज का प्रयोग जो है ये किया जाता है किसके लिए? टोपर होल के लिए किया जाता है। गेजों को निम्न में से कितने स्टैंडर्ड तापमान पर प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलर गेज का साइज लिया जाता है। तो दोस्तों ये लिया जाता है पत्ती की मोटाई से। किससे? पत्ती की मोटाई से। सुराख की जांच करने हेतु कौन सा गेज प्रयोग होता है? तो ये होता है कौन सा? प्लग गेज। कौन सा होता है? प्लग गेज होता है। 60 डिग्री के कोण पर शुद्धता के लिए लेथ के थ्रेडिंग टूल की जांच करने के लिए निम्नलिखित गेजों में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों सेंटर गेज का प्रयोग। किसका? सेंटर गेज का। गेज को घिसने से बचाने के लिए उसकी मापने वाली सतह पर खालिस्तान की परत इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा चढ़ा दी जाती है। तो टंगस्टन कार्बाइड की परत जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा चढ़ा दी जाती है गेज को घिसने से बचाने के लिए। गेजिंग सतहों से चिकनाई हटाने के लिए खालिस्तान में धोना चाहिए। तो दोस्तों इसे जोड़ना चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड में। किसमें? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। मीट्रोलॉजी लैब में गेजों को रखने का मानक तापक्रम है। तो ये है दोस्तों 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोफाइल गेज चेक करता है, ये करता है दोस्तों मेल तथा फीमेल को। प्रोफाइल गेज किसे चेक करता है? मेल तथा फीमेल को चेक करता है। गेज के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाने से गति खालिस्तान कर सकते हैं। तो गति बढ़ा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मास्टर गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, रेफरेंस गेज और कंट्रोल गेज, इन दोनों के नाम से जाना जाता है मास्टर गेज को। जॉब साइज वांछित सीमाओं के अंदर है या नहीं, यह निम्न से किस गेज द्वारा निश्चित किया जाता है? ये लिमिट गेज के द्वारा। जॉब साइज वांछित सीमाओं के अंदर है या नहीं, यह लिमिट गेज के द्वारा निश्चित किया जाता है। गमला बनाया जाता है दोस्तों, ये बनाया जाता है प्रोफाइल गेज की सहायता से। किसकी सहायता से? प्रोफाइल गेज की सहायता से।
रूप कौन सा गेज है? दो गेजों का सम्मिलित गेज जो है ये है गैप गेज। गैप गेज जो है दो गेजों का सम्मिलित रूप है। फिलेट गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेडियस गेज के नाम से। किस गेज का प्रयोग जॉब का कोण चेक करने के लिए किया जाता है? तो बेवल गेज का प्रयोग जो है जॉब का कोण चेक करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा गेज का प्रकार नहीं है? तो सीमा गेज, रिंग गेज, चूड़ी पिच गेज, ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3.2 mm 12.7 mm तक के व्यास का साइज चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्मॉल होल गेज का। किसका? स्मॉल होल गेज का प्रयोग किया जाता है। बी ग्रेड सेज गेज का सेट कहा जाता है। बी ग्रेड गेज सेट कहा जाता है, किसे कहा जाता है? वर्किंग गेज सेट को क्या बोलते हैं? बी ग्रेड गेज सेट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्कशॉप में जॉब को चेक करने के लिए निम्न में से किसका गेज का प्रयोग किया जाता है? तो वर्कशॉप में जॉब को चेक करने के लिए वर्कशॉप गेज का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फेक्शन गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए इनमें से किसका गेज प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों रेफरेंस गेज का प्रयोग करते हैं इन्फेक्शन गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस गेज का प्रयोग छोटे छोटे सुराखों का साइज क्या होता है? निम्न में से किस गेज का प्रयोग छोटे छोटे सुराखों का साइज चेक करने के लिए किया जाता है? तो स्मॉल होल गेज का प्रयोग जो है छोटे छोटे सुराखों का साइज चेक करने के लिए किया जाता है। निम्न में से किस गेज का प्रयोग ड्रिल को ग्राइंड करते समय उसके कटिंग एज के कोनों को चेक करने के लिए किया जाता है? तो ये होता है ड्रिल एंगल एज का, ड्रिल एंगल गेज का उपयोग। थिकनेस या क्लियरेंस गेज किस गेज को कहा जाता है? दोस्तों थिकनेस या क्लियरेंस गेज जो है ये कहा जाता है फिल्लर गेज को। किसको? फिल्लर गेज को कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोल गेज किसे कहते हैं? दोस्तों कंट्रोल गेज मास्टर गेज को कहते हैं। किसे कहते हैं? मास्टर गेज को कंट्रोल गेज कहते हैं। फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है मिलने वाले पार्ट्स के गैप को चेक करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गेजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो ये हो जाएगी गेजों का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं, ये बात सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग ऐसे सिलेंडरों को चेक करने के लिए किया जाता है जिन्हें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में न रखा जाए? तो ये हो जाएगा दोस्तों पायलट गेज। पायलट गेज का प्रयोग ऐसे सिलेंडर को चेक करने के लिए किया जाता है जिन्हें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में न रखा जाए। किसी एडजस्टेबल स्नैप गेज में दो एडजस्टेबल जबड़े होते हैं, तो क्या होते हैं? इन एक ही साइड पर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? एक ही साइड पर होते हैं। अवतल या उत्तल सतहों की वक्र त्रिज्या की जांच करने के लिए किस प्रकार के गेज का प्रयोग किया जाता है? तो फिलेट गेज का प्रयोग किया जाता है। किसका? फिलेट गेज का प्रयोग किया जाता है। वाल्व के टेपिट का क्लियरेंस मापा जाता है किसमें? फिलर गेज में मापा जाता है वाल्व के टेपिट का क्लियरेंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गेज द्वारा कार्यखंड के बाहरी एवं आंतरिक त्रिज्या मापते हैं? तो ये रेडियस गेज के द्वारा जो है कार्यखंड के बाहरी एवं आंतरिक त्रिज्या मापते हैं। रेडियस गेज के बाहरी एवं आंतरिक त्रिज्या मापी जाती है किसके द्वारा? रेडियस गेज के द्वारा। यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ये हमारे दो चैप्टर समाप्त हो गए दोस्तों, तीसरा चैप्टर हम देखेंगे। ठीक है, क्रैंक सॉफ्ट किस प्रकार का बेयरिंग होता है? दोस्तों क्रैंक सॉफ्ट जो है ये सरल बेयरिंग होता है। कौन सा बेयरिंग होता है? सरल बेयरिंग होता है। बेयरिंग आमतौर पर खालिस्तान से बने होते हैं। दोस्तों बेयरिंग जो है आमतौर पर जो बने होते हैं गन मेटल से बने होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार का घर्षण एक गैर स्नेहिल जनरल बेयरिंग में होता है? तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर डी शुष्क घर्षण। शुष्क घर्षण जो है घर्षण एक गैर स्नेहिल जनरल बेयरिंग में होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बीयरिंग की सिंथेटिक सामग्री नहीं है? तो दोस्तों सिंथेटिक सामग्री नहीं है पीतल। पीतल जो है बीयरिंग की सिंथेटिक सामग्री नहीं होती है। उच्च गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बीयरिंग उपयुक्त है? दोस्तों उच्च गति के लिए जो है बॉल बीयरिंग का उपयोग हम करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घर्षण रोधी बीयरिंग नहीं है? दोस्तों घर्षण रोधी बीयरिंग जो नहीं है, थ्रस्ट बीयरिंग जो है घर्षण रोधी बीयरिंग नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीयरिंग बुश किससे बने होते हैं? दोस्तों बीयरिंग बुश जो बने होते हैं गन मेटल से बने होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्ट बीयरिंग के अंदर अतिव्यापी आर्म को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जनरल। क्या कहा जाता है? जनरल कहा जाता है अतिव्यापी आर्म को। खालिस्तान बीयरिंग अक्षीय और त्रिज्यीय दोनों प्रकार के भार सहन कर सकती है। तो दोस्तों एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल जो है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल जो है ये अक्षीय और त्रिज्यीय दोनों प्रकार के भार सहन कर सकती है।
618 और 619 सीरीज के डीप ग्रूव बीयरिंग का प्रयोग मुख्य रूप से खालिस्तान को ले जाने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों त्रिज्यीय भार को ले जाने के लिए। किसे? त्रिज्यीय भार को ले जाने के लिए। निम्नलिखित में से किस बीयरिंग को दोलन गति मोशन वाले भारी वजन ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो नोडल बीयरिंग का उपयोग जो है गति मोशन वाले भारी वजन ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। रेडियल बीयरिंग किस बीयरिंग को कहा जाता है? दोस्तों रेडियल बीयरिंग जो है ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जनरल बीयरिंग को। जनरल बीयरिंग को रेडियल बीयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल बीयरिंग जनरल बीयरिंग को कहते हैं। किस बीयरिंग में कॉलर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कॉलर का प्रयोग जो है थ्रस्ट बीयरिंग में किया जाता है। किसमें? थ्रस्ट बीयरिंग में कॉलर का प्रयोग किया जाता है। सॉलिड बीयरिंग प्रायः किसका बना होता है? सॉलिड बीयरिंग जो है दोस्तों कास्ट आयरन का बना होता है। जहाँ पर अधिक गति से किसी पार्ट को चलाने की आवश्यकता हो वहाँ किस बीयरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ बुश बीयरिंग का प्रयोग करते हैं। किसका? बुश बीयरिंग का। बुश बीयरिंग प्रायः किस मटेरियल का बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है दोस्तों गन मेटल, पीतल, कास्ट आयरन सभी का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्रिंग बनाने के लिए जिन धातु का प्रयोग किया जाता है उनमें कौन सा गुण होना चाहिए? तो उनमें होना चाहिए लचीलापन, मजबूती, टफनेस, ये सभी गुण होना चाहिए स्प्रिंग बनाने के लिए। घड़ी में किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों घड़ी में क्वाइल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है घड़ी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेंसाइल लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों टेंसाइल लोड के लिए हेलिकल टेंशन स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। गजन पिन किस प्रकार का बीयरिंग है? गजन पिन जो है दोस्तों ये पीवट बीयरिंग है। कौन सा बीयरिंग है? पीवट बीयरिंग है। हेलिकल स्प्रिंग पर भार पड़ने पर किस प्रकार का प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है? दोस्तों हेलिकल स्प्रिंग पर भार पड़ने पर किस प्रकार का ये शियर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? शियर उत्पन्न हो जाता है। लंबी सॉफ्ट या मशीनों के घूमते हुए पुर्जों को सही स्थिति में रखने व सहारा देने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं बीयरिंग। क्या बोलते हैं? बीयरिंग बोलते हैं। सेल बीयरिंग बने होते हैं। दोस्तों सेल बीयरिंग जो है वाइट मेटल के बने होते हैं। कम गति व अधिक भार के लिए बीयरिंग किस धातु का बनाया जाता है? तो कास्ट आयरन का बनाया जाता है कम गति व अधिक भार के लिए बीयरिंग। किस बीयरिंग में बीयरिंग सॉफ्ट के अक्ष के लंबवत लगी रहती है? तो ये लगी रहती है तो जनरल बीयरिंग में। जनरल बीयरिंग में सॉफ्ट बीयरिंग जो है सॉफ्ट के अक्ष के लंबवत लगी रहती है। फुट स्टेप या पिवट बीयरिंग प्रायः किसका बना होता है? दोस्तों फुट स्टेप या पिवट बीयरिंग प्रायः जो बना होता है ढलवा लोहा, पीतल, ब्रॉन्ज ये सभी से बना होता है फुट स्टेप या पिवट बीयरिंग। धीमी गति से चलने वाली सॉफ्ट पर किस बीयरिंग का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सॉलिड बीयरिंग का प्रयोग किया जाता है धीमी गति से चलने वाली सॉफ्ट पर। जहाँ पर पार्ट के घिसने की संभावना होती है वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ दोस्तों बुश बीयरिंग का प्रयोग करते हैं। किसका? बुश बीयरिंग का। कम भार के लिए किस बीयरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो कम भार के लिए सिंगल रॉ बीयरिंग का उपयोग करते हैं। किसका? सिंगल रॉ बीयरिंग का। निम्न में से कौन सेल्फ अलाइनमेंट बीयरिंग है? दोस्तों सेल्फ अलाइनमेंट बीयरिंग जो होती है बैरल रोलर बीयरिंग जो होती है सेल्फ अलाइनमेंट बीयरिंग होती है। जहां सॉफ्ट में कोनी विचलन होने की संभावना होती है वहां किस बीयरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो स्फेरिकल बीयरिंग का प्रयोग किया जाता है। वायर स्प्रिंग किसका बना होता है? तो वायर स्प्रिंग जो है दोस्तों स्टील का बना होता है। किसका? स्टील का बना होता है। जिन मशीनरियों के नट बोल्ट खुलने के ज़्यादा चांस होते हैं वहाँ किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ वाशर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। कंप्रेसिव लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कंप्रेसिव लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग का। किसका? हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है कंप्रेसिव लोड के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरल बीयरिंग की पोजीशन ज्ञात की जाती है। दोस्तों जनरल बीयरिंग की पोजीशन जो है एल्टीट्यूड एंगल के द्वारा ज्ञात की जाती है। क्रैंक शाफ्ट में प्रायः किस प्रकार के बीयरिंग का उपयोग किया जाता है? तो क्रैंक शाफ्ट में प्रायः प्लेन बीयरिंग का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के क्लच शाफ्ट में किस प्रकार के बीयरिंग का प्रयोग होता है? दोस्तों वाहनों के क्लच शाफ्ट में जो है बॉल बीयरिंग, बुश बीयरिंग इनमें से किसी भी बीयरिंग का प्रयोग नहीं होता है। निम्न में से कौन गोलाकार बीयरिंग है? गोलाकार बीयरिंग कौन सी है दोस्तों? तो ये हो जाएगी सॉलिड बीयरिंग, बॉल बीयरिंग, रोलर बीयरिंग ये सभी क्या है? गोलाकार बीयरिंग है। घूमती हुई खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए किस सॉफ्ट का प्रयोग किया जाता है? तो फुट स्टेप का प्रयोग किया जाता है घूमती हुई खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए। किस बीयरिंग को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है स्प्लिट बीयरिंग को जो है प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है। फ्लैट स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? दोस्तों फ्लैट स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? तो ये कैसा होता है? ये होता है
फ्लैट स्प्रिंग आयताकार त्रिभुजाकार क्रॉस सेक्शन में होते हैं। कैसे होते हैं? आयताकार त्रिभुजाकार, मतलब ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयताकार भी होता है और त्रिभुजाकार भी होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्रिंग में स्ट्रेन एनर्जी होना चाहिए, तो मैक्सिमम होना चाहिए स्प्रिंग में स्ट्रेन एनर्जी। व्हील बीयरिंग में किस प्रकार का बीयरिंग प्रयोग होता है? तो व्हील बीयरिंग में रोलर टेपर बीयरिंग का प्रयोग होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक वह है स्प्रिंग। स्प्रिंग जो है हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के रूप में। क्रैंक शाफ्ट में किस प्रकार का बीयरिंग होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, सरल बीयरिंग। कौन सा होता है? सरल बीयरिंग होता है क्रैंक शाफ्ट में। बेयरिंग आमतौर से बने होते हैं, तो बता दिया दोस्तों, स्प्रिंग नहीं है। दूसरा हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? जिग्स एंड फिक्सचर्स देखते हैं दोस्तों। जिग्स एंड फिक्सचर्स, साचे जिग्स उपलब्ध है दोस्तों। साचे जिग्स उपलब्ध जो है ये क्या हो जाएंगे? किसके लिए उपलब्ध है? ड्रिलिंग और बोरिंग के लिए। किस लिए? ड्रिलिंग और बोरिंग के लिए साचे उपलब्ध होते हैं। एक जुड़नार खालिस्तान का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। एक जुड़नार का उपयोग जो है दोस्तों ये किया जाता है किसके लिए? वस्तु को पकड़ने के लिए। किसको? वस्तु को पकड़ने के लिए जुड़नार का प्रयोग किया जाता है। जिग का उपयोग निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में नहीं किया जाता है? तो दोस्तों ये नहीं किया जाता है किस में? पिसाई में। पिसाई में जो है जिग का उपयोग नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पुंज उत्पादन में एक उपकरण को पकड़ने और निर्देशित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जिग का उपयोग जो है एक उपकरण को पकड़ने और निर्देशित करने के लिए किया जाता है। अनुबंध फिक्सर का एक ऐसा उपकरण है। अनुबंध फिक्सर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है? जॉब को पकड़े रहता है। क्या करता है? जॉब को पकड़े रहता है। इंडेक्सिंग फिक्सर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? दोस्तों इंडेक्सिंग फिक्सर का प्रयोग जो है ये किसी मिलिंग पर गियर काटने के कार्य में जो किया जाता है, इंडेक्सिंग फिक्सर का प्रयोग। खोखले बेलनाकार घटकों जैसे बुश में छेद ड्रिल करने के लिए किस प्रकार का जिग सर्वोत्तम होता है? तो ये होता है पॉट प्रकार का जिग। कौन सा? पॉट प्रकार का जिग जो होता है ड्रिल करने के लिए सर्वोत्तम होता है। फिक्सर का प्रयोग खालिस्तान किया जाता है। दोस्तों फिक्सर का प्रयोग जो है ये कार्य वस्तु को पकड़ने और उसे सही स्थिति में लाने के लिए फिक्सर का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल जिग का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों टेम्पलेट जिग जो है ये ड्रिल जिग का प्रकार नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस साधन द्वारा बहु उत्पादन करते समय टूल को गाइड किया जाता है? तो ये जिग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जिग के द्वारा। जिग का कार्य है दोस्तों, जिग का कार्य है उपरोक्त दोनों कार्य करता है। केवल कटिंग टूल को गाइड करता है, केवल कार्यखंड को पकड़ता है। ये दोनों ही कार्य जिग करता है। ड्रिल जिग बुश किस धातु की बनी होती है? तो ये बनी होती है दोस्तों टूल स्टील की। किसकी बनी होती है? टूल स्टील की बनी होती है ड्रिल जिग बुश धातु। जिग पर कितनी टॉलरेंस रखी जाती है? दोस्तों जिग पर जो है टॉलरेंस रखी जाती है जॉब की टॉलरेंस का 50%। कितना? जॉब की टॉलरेंस का 50%। मैंड्रिल एक प्रकार का खालिस्तान है। दोस्तों मैंड्रिल जो है एक प्रकार का फिक्सचर है। क्या है? फिक्सचर है मैंड्रिल एक प्रकार का। बहु उत्पादन में जॉब को पकड़ने के लिए साथ साथ गाइड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिग का प्रयोग किया जाता है। किसका? जिग का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के बुशिंग्स को जिग के कार्यकाल के दौरान कई बार बदला जाता है? तो रिन्यूएबल बुशिंग्स को जो है जिग के कार्य के दौरान कई बार बदला जाता है। निम्नलिखित में से किस कारण से ड्रिल जिग बुशिंग को हार्ड किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है बिना घिसावट और क्षय के लंबा जीवन काल सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि वह टूल को परिशुद्धता में गाइड कर सके। इसलिए जो है ड्रिल जिग बुशिंग को हार्ड किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन जिग्स और फिक्सचर के संबंध में सही है? तो दोस्तों जिग्स और फिक्सचर के संबंध में सही कथन जो है यह टूल और वर्कपीस को लोकेट करता है। जिस जिग में ड्रिल प्लेट होती है तथा किए जाने वाले कंपोनेंट पर बैठती है कहलाती है, वो कहलाती है प्लेट जिग। क्या कहलाती है? प्लेट जिग कहलाती है। जिग का कार्य है दोस्तों, जिग का कार्य है क्या? वर्कपीस को लोकेट करना, वर्कपीस को पकड़ना, व आश्रय देना, कटिंग टूल को गाइड करना। ये सभी कार्य जो है जिग का कार्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिक्सचर निम्न में से कौन सा कार्य करता है? फिक्सचर जो है दोस्तों वर्कपीस को पकड़ता है, वह लोकेट करता है। अंतः ब्रोचन संक्रिया है दोस्तों। अंतः ब्रोचन संक्रिया जो है छेद तथा खांचे बनाने में अंतः ब्रोचन संक्रिया उपयोग की जाती है। अंतः ब्रोचन फिक्सचर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अंतः ब्रोचन फिक्सचर का प्रयोग अंतः ब्रोचन संक्रिया में कार्यखंड को पकड़ने में किया जाता है।
निम्न में से किस में जिग का प्रयोग नहीं किया जाता? दोस्तों मिलिंग में जो है जिग का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिग का निर्माण किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? कास्टिंग के द्वारा, फैब्रिकेशन के द्वारा, वेल्डिंग के द्वारा, ये सभी के द्वारा जिग का निर्माण किया जाता है। निम्न में से किस जिग की सहायता से एक से अधिक छिद्र किए जाते हैं बिना जिग को खोले हुए? तो दोस्तों चैनल जिग के द्वारा जो है एक से अधिक छिद्र किए जाते हैं बिना जिग को खोले हुए। फिक्सचर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है मिलिंग में, शेपिंग में, टर्निंग में, इन सभी में फिक्सचर का प्रयोग जो है किया जाता है। बड़े व्यास के लोकेशन के लिए किस लोकेटर्स का प्रयोग किया जाता है? बड़े व्यास के लोकेशन के लिए जो है दोस्तों सेंक टाइप लोकेटर्स का प्रयोग किया जाता है। किसका? सेंक टाइप लोकेटर्स का। पावर क्लैंपिंग के लाभ क्या है दोस्तों? ये क्या है? क्लैंपिंग प्रेशर का अच्छा कंट्रोल संभव होता है, क्लैंप के मूविंग पार्ट्स पर घिसावट कम होती है, ऑपरेटिंग साइकिल तेज होता है, ये सभी जो है पावर क्लैंपिंग के लाभ है। निम्न में से किसके कारण से जिग बुश को हार्ड किया जाता है? तो ये किया जाता है बुश को क्षय होने से बचाने के लिए। निम्न में से किस उपकरण द्वारा बेलनाकार जॉब को लोकेट किया जाता है? तो ये वी लोकेटर के द्वारा जो है बेलनाकार जॉब को लोकेट किया जाता है। बहु उत्पादन टूल के संबंध में जॉब को क्लेम करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फिक्सचर का प्रयोग किया जाता है बहु उत्पादन में टूल के संबंध में जॉब को क्लेम करने के लिए। निम्न में से कौन सा उपकरण है जो आवश्यकता अनुसार 360 डिग्री में स्विवल घुमाया जा सकता है? तो ये है कौन सा? फिक्सचर। फिक्सचर को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है। निम्न में से किस कारण से ड्रिल जिग में बुशिंग्स उपलब्ध कराया जाता है? तो परिशुद्ध ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए, ड्रिल की परिशुद्ध लोकेटिंग और ग्राइंडिंग के लिए जो है ड्रिल जिग में बुशिंग्स उपलब्ध कराया जाता है। जिग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा जिग का प्रयोग प्लेनिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है, ये कथन सही नहीं है। लेथ मैंड्रिल उदाहरण है दोस्तों, लेथ मैंड्रिल जो उदाहरण है ये फिक्सचर का उदाहरण है। किसका? फिक्सचर का उदाहरण है। निम्न में से किस कार्य के लिए ड्रिल जिग का प्रयोग होता है? तो दोस्तों ड्रिल जिग का प्रयोग जो होता है ये ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग और इसी प्रकार के ऑपरेशन के लिए ड्रिल जिग का प्रयोग किया जाता है। बोर से लोकेशन के लिए निम्न में से किस जिग का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बोर से लोकेशन के लिए जो है पोस्ट जिग का प्रयोग किया जाता है। किसका? पोस्ट जिग का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किसके लिए फिक्सचर का प्रयोग नहीं किया जाता? तो दोस्तों फिक्सचर का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिक्सचर एक प्रकार का साधन है जिसका प्रयोग टूल के संबंध में क्लेम्प या पकड़ने में किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी। टूल को गाइड करने के लिए फिक्सचर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां पर जिग प्लेट सॉफ्ट मटेरियल की हो वहां पर किस बुशिंग का प्रयोग किया जाता है? तो वहां किया जाता है नल्ड बुशिंग का। किसका? नल्ड बुशिंग का प्रयोग किया जाता है जहां पर जिग प्लेट सॉफ्ट मटेरियल की हो वहां पर। किस बुशिंग का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर बुशिंग्स को बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती? तो ये किया जाता है प्रेस फिट बुशिंग का प्रयोग। किसका? प्रेस फिट बुशिंग का प्रयोग। बड़े पैमाने पर उत्पादन में किन विशेष बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है? तो दोस्तों जिग फिक्सर में कार्यखंड का सही अवस्थापन, वस्तु का परिशुद्धता से निर्माण, निर्मित वस्तु की समानता, इन सभी को ध्यान देना पड़ता है। किसमें? बड़े पैमाने पर उत्पादन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रोचन फिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों ब्रोचन फिक्सचर जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं ब्रोचन फिक्सचर। निम्न में से किस जिग की सहायता से एक से अधिक जगहों पर कार्य किया जा सकता है? तो ये दोस्तों बॉक्स टाइप जिग की सहायता से एक से अधिक जगहों पर कार्य किया जा सकता है। जब जॉब की सरफेस रफ हो तो किस स्पोर्ट्स का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है एडजस्टेबल स्पोर्ट्स का प्रयोग। मैग्नेटिक चक किस क्लेम का उदाहरण है? दोस्तों मैग्नेटिक चक जो है नॉन मैकेनिकल क्लैंपिंग का उदाहरण है मैग्नेटिक चक। अंदरूनी व्यास से लोड लेने के लिए किस लोकेटर्स का प्रयोग किया जाता है? तो पिन टाइप लोकेटर का प्रयोग किया जाता है अंदरूनी व्यास से लोड लेने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाह्य ग्राइंडिंग हेतु फिक्सचर में मैंड्रिल का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? बाह्य सतह ग्राइंडिंग के लिए। किसके लिए? बाह्य सतह ग्राइंडिंग के लिए। खुरादन फिक्सचर में कार्यखंड को पकड़ने के लिए मानक युक्तियों का चयन करें। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 जबड़ा चक्र, 4 जबड़ा चक्र और फेस प्लेट मैंड्रिल जो है ये उपरोक्त तो सभी जो है खरादन फिक्सचर में कार्यखंड को पकड़ने के लिए मानक युक्तियाँ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चैप्टर हमारा यहाँ खत्म होता है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर लुब्रिकेंट C&G मेंटेनेंस। ठीक है, C&G मेंटेनेंस मतलब कूलेंट एंड जी मेंटेनेंस। निम्नलिखित में से किस ताप पर डाले जाने पर स्नेहक बहने लगेगा? तो दोस्तों पोर पॉइंट पर जो है स्नेहक क्या होता है? बहने लगता है। रिंग आयलिंग प्रणाली को इस रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों रिंग आयलिंग प्रणाली को जो है स्प्लेश फीड प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है।
किस प्रकार का रखरखाव सबसे प्रभावी है? दोस्तों प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है सबसे प्रभावी होता है। किस प्रकार का अनुरक्षण मेंटेनेंस सबसे प्रभावी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों निरोधक अनुरक्षण। कौन सा? निरोधक अनुरक्षण जो है सबसे प्रभावी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मशीनों के रखरखाव का प्रकार है? तो दोस्तों सामयिक रखाव जो है मशीनों के रखरखाव का एक प्रकार है। ढलवे लोहे की मशीनिंग के लिए किस प्रकार के शीतलक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है, किसी भी शीतलक की आवश्यकता नहीं होती ढलवे लोहे की मशीनिंग के लिए। किसी मशीन का रखरखाव क्यों अनिवार्य है? तो दोस्तों ऐसा करने से क्या होता है? मशीन की दक्षता और सेवा काल बढ़ता है। क्या होता है? ऐसा करने से मशीन की दक्षता बढ़ती है और सेवा काल बढ़ता है, इसलिए मशीन का रखरखाव अनिवार्य है। मशीन के आकस्मिक अनुरक्षण को क्या कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों अनिर्धारित अनुरक्षण। क्या कहते हैं? अनिर्धारित अनुरक्षण कहते हैं मशीन के आकस्मिक अनुरक्षण को। जब घुलनशील तेल पानी के साथ मिल जाता है तो शीतलक का रंग क्या हो जाता है? दोस्तों ये हो जाता है सफ़ेद। क्या हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। कैल्शियम और सोडियम किस प्रकार का स्नेहक है? दोस्तों ये है अर्धठोस स्नेहक। कैसा है? अर्धठोस स्नेहक है। मशीनों की बड़े पैमाने पर मरम्मत निम्नलिखित में से किस अनुरक्षण गतिविधि का भ्रम है? तो दोस्तों ये है आकस्मिक अनुरक्षण। आकस्मिक अनुरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्नेहक का स्फुरांक खालिस्तान होना चाहिए। ये होना चाहिए दोस्तों 300 डिग्री फ़ारेनहाइट से 400 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा किसी स्नेहक लुब्रिकेंट का सबसे महत्वपूर्ण गुण है? तो श्यानता जो है लुब्रिकेंट का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। निम्नलिखित में से किस तरह के अनुरक्षण की वजह से उपकरण का डाउन टाइम कम हो जाता है और प्रमुख मरम्मतों की संख्या कम हो जाती है? तो ये हो जाता है निवारक अनुरक्षक, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की वजह से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र के रखरखाव का एक लाभ है? तो ये है दोस्तों यह उपकरण के जीवन को बढ़ाता है। क्या बोलता है? यह उपकरण के जीवन को बढ़ाता है। आमतौर पर मशीनिंग के दौरान निम्नलिखित में से किस सामग्री को शीतलक की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों कच्चे लोहे को जो है ये शीतलक की आवश्यकता नहीं होती है। खालिस्तान के मिश्रण का प्रयोग सामान्यतः कर्तन द्रव कटिंग फ्लूइड के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है विले तेल और जल का उपयोग। तो इसका विले तेल और जल का उपयोग। शीतलक के रूप में प्रयुक्त तेल और जल का अनुपात खालिस्तान होता है। तो ये होता है दोस्तों 1:20। कितना होता है? 1:20 होता है। एक भाग तेल तो 20 भाग पानी होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉर्निंग प्रक्रिया में किस कोटिंग तरल का उपयोग होता है? दोस्तों हॉर्निंग प्रक्रिया में जो है ये होता है केरोसिन। केरोसिन का प्रयोग होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मशीनिंग प्रक्रिया में कटिंग तरल का प्राथमिक कार्य क्या है? तो दोस्तों ये है घर्षण को कम करना। क्या होता है? घर्षण को कम करना। निम्नलिखित में से कौन सा लुब्रिकेंट बीयरिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्रीस। ग्रीस का उपयोग जो है लुब्रिकेंट बीयरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। विशिष्ट बीयरिंग में लुब्रिकेशन के अर्ध तरल प्रकार में तेल से अधिक कौन से विशिष्ट गुण होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं उच्च श्यानता। उच्च श्यानता जो है अधिक से विशिष्ट गुण होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिंग ऑयलिंग सिस्टम को किस अन्य रूप से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है स्प्लैश फीड सिस्टम के रूप से भी जाना जाता है रिंग ऑयलिंग सिस्टम को। ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है दोस्तों? तो ग्रेफाइट एक ठोस स्नेहक है। क्या है? ठोस स्नेहक है ग्रेफाइट। स्टेनलेस स्टील की कटिंग के लिए कौन सा कूलेंट प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों हम करेंगे सल्फर बेस मिनरल ऑयल का उपयोग। शीतलक के रूप में घुलनशील तेल और जल का अनुपात कितना होता है? ये होता है 1:20। कितना होता है? 1:20। इनमें से क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का भाग है? तो दोस्तों सभी विकल्प जो है स्नेहन, सर्विसिंग और इंस्पेक्शन ये सभी जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का भाग है। मशीन के निवारक उपाय में खालिस्तान होता है। दोस्तों मशीन के निवारक उपाय में मशीन और उपकरण का अविधिक निरीक्षण, उत्पादक अनुदेशों के अनुसार स्नेहन, मशीन की सर्विसिंग और पूरी मरम्मत, उपरोक्त सभी जो है मशीन के निवारक में उपाय होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मशीनों की प्रतिदिन की जाने वाली देखभाल को यह कह सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? रूटीन मेंटेनेंस कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रूटीन मेंटेनेंस कह सकते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रेविटी फीड लुब्रिकेटर है? तो दोस्तों ग्रेविटी फीड लुब्रिकेटर जो है ये है साइड फीड लुब्रिकेटर। क्या है? साइड फीड लुब्रिकेटर जो है क्या है ये हमारी क्या हो जाएगी? ग्रेविटी फीड लुब्रिकेटर है। किस तापमान पर स्नेहक में आग लगने की क्षमता रखता है? तो दोस्तों किस तापमान पर स्नेहक में आग लगती है? तो ये होती है दोस्तों कौन सी क्षमता? फायर पॉइंट पर। किसमें? फायर पॉइंट पर। मशीनों की स्टैटिक टेस्ट में क्या होता है? मशीनों की स्टैटिक टेस्ट में मशीन को बिना चलाए उसकी फ्लैटनेस, अलाइनमेंट और समांतरता चेक की जाती है। क्या की जाती है? उसकी फ्लैटनेस, अलाइनमेंट और समांतरता चेक की जाती है मशीनों की स्टैटिक टेस्ट में। लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? ये है दो गतिशील पुर्जों के बीच घर्षण को कम करना।
मशीनों की ओवर हीलिंग करते समय जब पार्टों को खोला जाता है तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या करना चाहिए? तो उसमें क्या होता है, खोले गए पार्टों की असेंबल करते समय कठिनाई ना आए इसके लिए पार्टों पर पहचान चिन्ह लगा देना चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तेल हवा के संपर्क में आने पर उड़ना शुरू हो जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वाष्पशीलता। क्या बोलते हैं? वाष्पशीलता बोलते हैं। निम्न में से स्थायी स्नेहक है, स्थायी स्नेहक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। रिंग आयलिंग प्रणाली को इस रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, स्प्लैश फीड प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है रिंग आयलिंग प्रणाली को। किस प्रकार का रखाव सबसे प्रभावी है दोस्तों? तो ये है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। किस प्रकार का अनुरक्षण मेंटेनेंस सबसे प्रभावी है? तो यह है निरोधक अनुरक्षण। क्या है? निरोधक अनुरक्षण। ढलवे लोहे की मशीनिंग के लिए किस प्रकार के शीतलक का प्रयोग किया जाता है? तो किसी भी शीतलक की आवश्यकता नहीं होती ढलवे लोहे के लिए। स्नेहक का स्फुरांक खालिस्तान होना चाहिए दोस्तों, तो ये होना चाहिए 300 डिग्री फ़ारेनहाइट से 400 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। निम्न में से कौन सा संयंत्र के रखरखाव का एक लाभ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, यह उपकरण के जीवन को बढ़ाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शीतलक के रूप में प्रयुक्त तेल और जल का अनुपात कितना होता है? 1:20 होता है। निम्नलिखित में कौन सा किसी स्नेहक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है? तो ये होती है दोस्तों श्यानता। खालिस्तान सामान्यीकरण प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त शीतलन माध्यम है, तो दोस्तों वायु जो है सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त शीतलन माध्यम है। ग्रीस निम्न में से किस प्रकार का स्नेहक है दोस्तों? तो अर्ध ठोस प्रकार का स्नेहक है ग्रीस। एक अच्छे कटिंग फ्लूइड में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों यह अधिक वाष्पीकृत होना चाहिए, ये गुण नहीं होना चाहिए। ठीक है, हैंड एक्सा द्वारा स्टील की कटिंग करते समय निम्न में से कूलेंट प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों कटिंग ऑयल कूलेंट का प्रयोग किया जाता है हैंड एक्सा द्वारा स्टील की कटिंग करते समय। सामान्यतः मशीन के दौरान निम्नलिखित में से किस सामग्री को शीतलक की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों ढलवे लोहे को जो है कास्ट आयरन को शीतलक कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। खालिस्तान के मिश्रण का प्रयोग सामान्यतः कटिंग द्रव के रूप में किया जाता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा विले तेल और जल का। विले तेल और जल का उपयोग जो है कटिंग द्रव के रूप में किया जाता है। एल्युमिनियम तथा उसके मिश्र धातु की मशीनिंग में कौन सा अनुशासित शीतलक कूलेंट 19 का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मिट्टी के तेल में, मिट्टी के तेल में जो है शीतलक 19 का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस तापमान पॉइंट पर तेल वाष्पीकृत होता है? तो दोस्तों ये होता है फ्लैश पॉइंट पर। फ्लैश पॉइंट पर तेल वाष्पीकृत होता है। इन शीतलन माध्यमों में से कौन सर्वाधिक तीव्र शीतलन प्रदान करता है? तो दोस्तों लवण जल जो है सर्वाधिक शीतलन प्रदान करता है, तीव्र। एक स्नेहक मुख्य रूप से किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों धातुओं की सतह को रगड़ से बचाने के लिए। निम्नलिखित में किस ताप पर डाले जाने पर स्नेहक बहने लगेगा? तो दोस्तों पोर पॉइंट पर जो है स्नेहक बहने लगता है। मशीन के आकस्मिक अनुरक्षण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं अनिर्धारित अनुरक्षण। क्या बोलते हैं? अनिर्धारित अनुरक्षण। खालिस्तान के मिश्रण का प्रयोग सामान्यतः कर्तन द्रव के रूप में किया जाता है, तो दोस्तों विले तेल और जल का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस तरह के अनुरक्षण की वजह से उपकरण का डाउन टाइम कम हो जाता है और प्रमुख मरम्मतों की संख्या कम हो जाती है? तो दोस्तों निवारक अनुरक्षण, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की वजह से। मशीनी उपकरणों में स्नेहक का प्रयोग करने का उद्देश्य होता है दोस्तों क्या? संसर्ग करने वाले भागों के बीच घर्षण को कम करना। क्या होता है स्नेहक का प्रयोग? इसका उद्देश्य संसर्ग करने वाले भागों के बीच घर्षण को कम करना। स्टील तथा रॉट आयरन के लिए सबसे अच्छा शीतलक क्या होता है दोस्तों? स्टील तथा रॉट आयरन के लिए सबसे अच्छा शीतलक होता है घुलनशील तेल। क्या होता है? घुलनशील तेल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्नेहन एक विधि है? तो दोस्तों सभी विकल्प, स्प्लैश फीड, ग्रेविटी फीड, प्रेशर फीड, ये सभी क्या है? स्नेहन विधि है। कटिंग फ्लूइडी का मूल कार्य क्या है? दोस्तों कटिंग फ्लूइडी का मूल कार्य जो होता है शीतलन और कर्तन उपकरण से चिप्स को दूर करना। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अर्धद्रवी स्नेहक लुब्रिकेंट का उदाहरण है? तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीस। ग्रीस जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र देखभाल प्लांट मेंटेनेंस का एक लाभ है? तो दोस्तों यह यंत्रों की उपयोगी अवधि को बढ़ाता है। क्या बोलता है? यह यंत्रों की उपयोगी अवधि को बढ़ाना। यह एक सेल्फ लुब्रिकेंट मटेरियल है, इसके बने बीरिंग में लुब्रिकेंट्स की आवश्यकता नहीं होती, यह हल्के लोड में प्रयोग की जाते हैं। तो दोस्तों ये नायलॉन जो है ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग मटेरियल है, इसके बने बीरिंग में लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती, किसमें? नायलॉन में। निम्नलिखित में से कौन सा मशीनों के रखरखाव का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा सामयिक रखरखाव। ठीक है, सामयिक रखरखाव मशीनों के रखरखाव का प्रकार नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब घुलनशील तेल पानी के साथ
मिल जाता है तो शीतलक का रंग खालिस्तान हो जाता है, तो ये हो जाता है दोस्तों सफ़ेद। क्या हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। कैल्शियम और सोडियम किस प्रकार का स्नेहक है? दोस्तों ये है कौन सा? अर्ध ठोस। कौन सा है? अर्ध ठोस स्नेहक है कैल्शियम और सोडियम। आमतौर पर मशीनिंग के दौरान निम्नलिखित में से सामग्री को शीतलक की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों ढलवे लोहे को जो है शीतलक की आवश्यकता नहीं होती है। खालिस्तान गियर संनेहन विधि नहीं है, तो दोस्तों विक फीड स्नेहक जो है गियर संनेहन विधि नहीं है। किसी मशीनिंग प्रक्रिया में कटिंग तरल का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये है दोस्तों घर्षण को कम करना। क्या करना? घर्षण को कम करना। ये जो है किसी मशीनिंग प्रक्रिया में कटिंग तरल का प्राथमिक कार्य है, कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लुब्रिकेंट बीयरिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है कौन सा? ग्रीस का उपयोग किया जाता है बीयरिंग के लिए। बीयरिंग में लुब्रिकेशन के अर्ध तरल प्रकार में तेल से अधिक कौन से विशिष्ट गुण होते हैं? तो ये होते हैं उच्च श्यानता। उच्च श्यानता जो है इसके गुण होते हैं। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो हमने आपको करवाए हैं। नेक्स्ट पार्ट अभी हम देखेंगे।